और अब चलिए एक बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत। बिहार के जहानाबाद से है ये बड़ी खबर। जहानाबाद सदर अस्पताल में पानी घुस गया है। अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में पानी घुसा। पानी भरने से ऑक्सीजन मशीन में करंट आ गया। एसएनसीयू में भर्ती 7 बच्चों को वहां से निकाला गया है। अब ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। जहानाबाद में क्या हालात हैं वो साफ साफ दिख रहा है। अस्पताल में पानी घुसा है, एसएनसीयू वार्ड में पानी घुसा। पानी भरने की वजह से ऑक्सीजन मशीन जो होती है उसमें करंट आ गया। 7 बच्चों को वहां से निकाल लिया गया है। कैसी कुव्यवस्था है, कैसी अव्यवस्था है, कैसे हालात हैं। थोड़ी सी बारिश के बाद अस्पताल में पानी भर जाता है और तस्वीरें ये साफ बयां करती हैं कि वहां का प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, वहां का सिस्टम कुछ नहीं कर रहा है और सरकार पर भी ये सवाल है, व्यवस्थाओं पर भी सवाल है। आर्यन जुड़ गए मेरे साथ फोन लाइन पर। आर्यन, इतनी सी बारिश, पानी भर गया, बच्चों को निकाला गया है और कोई सूचना तो नहीं है उस बारे में? नहीं आई है और निश्चित तौर पर ये पहली दफा नहीं है। बिहार में जब भी बारिश हुई है सरकार के व्यवस्थाओं की पोल खुली है। ये तो खबर जहानाबाद की है। राजधानी में भी बुरे हालात रहते हैं। अभी तो महज 2 घंटे 3 घंटे की भी बारिश अच्छे से नहीं हुई है। आप कह सकते हैं कि बूंदाबांदी हो रही है और ऐसे हालात जहानाबाद में ये बताते हैं कि जो दावे वर्षा आने के पहले सरकार के लोगों ने किया है, मंत्री ने किया है, नगर विकास के नितिन नवीन ने, उनकी खोखले दावे की पोल जो है वो जहानाबाद में खुलती नजर आई है। एक बड़ी घटना हो सकती थी निश्चित तौर पर। जहाँ जल जमाव का संकट पूरा बिहार झेलता है। याद है कुछ वर्ष पहले राजधानी पटना डूब गया था। एनएमसीएच जो सबसे बड़ा अस्पताल है राजधानी पटना में, वहां जल जमाव की स्थिति बनती है। ऐसे में जहानाबाद में जो झरझर स्थिति है अस्पतालों की वो किसी छिपी नहीं। और सबसे बड़ा सवाल कि एक तरफ जहां जल जमाव से लोग परेशान हैं, वहीं अगर अस्पताल के ऑक्सीजन सेंटर पे अगर करंट आ जाती है, लोग जान बचाने के लिए जाए हैं, अगर वहीं जान पर बनाए तो लोग क्या करें? जी बिल्कुल। बात अगर राजधानी पटना की भी करे तो हालात बुरे हैं, लेकिन अभी बड़े पैमाने पर मानसून ने दस्तक नहीं दिया है। कुछ घंटे ही बारिश हुई फिर रुक गई और ऐसे में अगर जहानाबाद के सदर अस्पताल की ये तस्वीर है तो पूरे बिहार की स्थिति क्या होगी ये जग जाहिर हो जाएगा आने वाले दिनों में। दावे भले ही सरकार कर ले, दावे भले मंत्री कर ले कि एक एक चीजों पर ध्यान दी जा रही है, लेकिन गटर की स्थिति बद से बदतर है। जो सेवा है नगर निगम की करे या नगर परिषद की, वो बेहतर नहीं हो पा रही है। भ्रष्टाचार की भेंट पूरा जो सिस्टम है वो चढ़ता दिख रहा है। ठीक है, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा। जो अपडेट होगा आप मुझे बताइएगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार ही नहीं, बारिश के कारण देश भर के कई हिस्से में हाल बेहाल है। 10 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं, देखकर अंदाजा लगाइए कि देश भर में हालात क्या हैं। दिल्ली की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, राजधानी है ये। यहां पर भी अभी हल्की सी बारिश हुई। लोग कह रहे थे कि बारिश हो जाए, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। बारिश हुई तो जल जमाव हो गया, जीना मुश्किल हो गया। लखनऊ में हालात वही है, अमृतसर में हालात वही है, हरिद्वार में तो गाड़ियां बहती नजर आई थी, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं। मथुरा, वहां पर भी पानी से बुरा हाल हो गया। अभी हल्की ही बारिश हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो अलर्ट जारी हुआ ना, शुरू हुए हैं। गाजियाबाद में भी हालात वही है। अयोध्या, राम की नगरी, बारिश हुई, मौसम सुहाना हुआ, लेकिन सड़कों पर पानी भर गया, लोगों का जीना मुहाल हो गया। हापुड़ में हालात वैसे ही हैं। बिहार पटना तो दिखा ही रहा था, वहां की अव्यवस्थाएं भी आपको मैं दिखा रहा था। डिब्रूगढ़ में, असम के, वहां पर भी हालात ऐसे ही हैं। तो हल्की सी बारिश ने इन शहरों के प्रशासन के पोल खोल कर रख दिए हैं कि इतने दिन का इंतजार और ये कुछ नहीं कर रहे थे। कोई रोड मैप नहीं था कि जब बारिश होगी नाले भरेंगे, सड़क पर पानी जमेगा तो ये क्या करेंगे, जल निकासी कैसे होगी। गुजरात के वलसाड में भी जोरदार बारिश हो रही है, जिसके बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। अब ये तस्वीरें देख लीजिए, अंडरपास की तस्वीरें लग रही हैं। यहां पर देखिए कैसे पानी, अभी शुरुआती दिन है, अभी बारिश शुरू ही हुई है अलग अलग राज्यों में, तभी से ये हालात बनने लगे हैं। सोचिए कि जब बारिश थोड़ी ज्यादा होगी, जब थोड़े ज्यादा मिलीमीटर तक पहुंचेगी, तब हालात कैसे होंगे। अभी घुटने डूबने लगे हैं, तब तो कमर डूबने लगेगी। गुजरात के राजकोट में बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है। कई जगहों से लोगों को मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं राजकोट से। ये जो कार है, देखिए टायर उसके पूरे न जो है वो डूब गए हैं। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश के कारण जगह जगह पानी जो अभी दिख रहे हैं। अभी राजकोट के अलग अलग जगह, ये 150 फुट रिंग रोड है, वहां पे जो नाना मवा सर्कल है वहां पे
दिख रहा है कि भारी बारिश के कारण यहाँ पे अलग अलग जगहों पर महानगर पालिका है उसने पानी का निकाल की जो व्यवस्था नहीं की है, इसलिए जो राजकोट के शहरी जन है वो परेशान हो रहे हैं। क्या कहेंगे, अभी बारिश हुई है, ठेर ठेर जगह जगह पानी भराया है, क्या दिक्कत हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है, अभी गाड़ी बंद हो गई हमारी। अच्छा, आपकी गाड़ी बंद हो गई है तो निकाल की व्यवस्था नहीं है पानी के? नहीं, अभी आ रहे हैं तैरने, अभी लेने आ रहे हैं। नगर पालिका को पानी को निकाल की व्यवस्था करनी चाहिए। जरूर करनी चाहिए। अभी क्या, कहाँ पे पानी और कितनी बारिश हुई है? बहुत सारी बारिश है, हम 2 घंटे से लगभग इधर ही खड़े हुए हैं। सौराष्ट्र का सबसे बड़ा शहर राजकोट में पानी के निकाल की जो नगर पालिका है, महानगर पालिका है, उसने निकाल की कोई व्यवस्था न होने के कारण अभी लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। क्या कहेंगे, अभी पानी का निकाल की कोई व्यवस्था नहीं है, बारिश तो अच्छी हुई है, पानी भरा हुआ है सभी जगह पे, और जो ड्रेनेज सिस्टम है वो थोड़ा कमी है ड्रेनेज सिस्टम की। जो पानी का निकाल की व्यवस्था करनी चाहिए वो इतनी ज्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी ओवरब्रिज है, ओवरब्रिज के नीचे जितने भी सब जो जंक्शन रहते हैं वहाँ पे सब पे पानी भरा हुआ है। अब चलिए आगे बढ़ते हुए आपको राजधानी दिल्ली लिए आता हूं। दिल्ली के ओखला अंडरपास में बारिश के बाद जलभराव देखा गया, उसे निकालने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन अब तक पानी नहीं निकाला जा सका है। दिल्ली के में जो जोरदार बारिश हो रही है, ओखला अंडरपास में पानी भर गया, वहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अंडरपास में हालांकि बहुत ध्यान रखना होता है अंडरपास का पानी, क्योंकि जब पानी सड़क पर आ जाता है, गड्ढा कितना है या फिर वो उसमें कितना आप डूब सकते हैं इसका अंदाजा नहीं, ये बहुत खतरनाक होता है अंडरपास का भरा हुआ पानी। अभी हम तस्वीरें आपको राजधानी दिल्ली के ओखला से दिखा रहे हैं, ओखला अंडरपास की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हल्की सी बारिश होती है और पानी भर गया, उसके निकासी की व्यवस्था अभी तक नहीं है, निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी वहां पर जलभराव देखा जा रहा है। अस्त व्यस्त हो जाता है जीवन हल्की सी बारिश से, तो सवाल उठता है कि दिल्ली का प्रशासन आखिर कर क्या रहा है। और ये एक साल की बात नहीं है, ये सिर्फ 2024 के बारिशों में नहीं हुआ है, 2023 में यही होता है, 2022 में यही होता है, 21 में यही होता है, 20 में होता है। एक लगातार परंपरा बनी हुई है कि बारिश अगर हल्की सी होगी तो दिल्ली की जनता परेशान हो जाएगी, हालात खराब हो जाएंगे और उससे सिर्फ लोगों को जूझना पड़ेगा। नेताओं का क्या है, उनके महलों में पानी नहीं घुसता है। मानसून आने के साथ ही उत्तराखंड में भी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गंगा नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया है, इसके कारण दर्जनों गाड़ियां नदी में बह गईं। गंगा नदी में बह रहे गाड़ियों को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, और वो तस्वीरें हमारे पास है जो हम आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार में गाड़ियां बही, उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर, उसमें भी आपको एक कार दिख रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है, उस कार को निकालने की कोशिश हो रही है, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप सोचिए, ये एसयूवी है, भारी भरकम गाड़ियां होती हैं, इस गाड़ी को भी तेज रफ्तार बहाव जो है अपने साथ बहाकर ले जाती है। तस्वीरें ये उत्तराखंड की हैं, एक तस्वीर हरिद्वार की है, वो हम आपको दिखा रहे थे। अब वहां से एक रिपोर्ट है, वो भी देखिए। हरिद्वार में कल दोपहर बाद हुई बारिश आफत की बारिश थी, उसने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। इस वक्त हम हरिद्वार की सूखी नदी में मौजूद हैं, जहां पर कल दोपहर 3 बजे के बाद जब बारिश हुई तो उसके बाद एकाएक बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से यहां पर जो गाड़ियां खड़ी हुई थी, आधा दर्जन से गाड़ियां से ज़्यादा गाड़ियां जो हैं वो गंगा नदी के बहाव में जो है वो बह गई। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उस जगह की जब कल बारिश हुई दोपहर बाद। उसके बाद ये जो सड़क आप देख रहे हैं, इसी सड़क पर आधा दर्जन से ज़्यादा गाड़ियां जो है वो यहाँ पर पार्क की गई हुई थी, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 100-150 मीटर के बाद जो है वो एक श्मशान घाट जो है वो पड़ता है, और वहाँ पे जो लोग आते हैं अपने सगे संबंधियों का क्रियाक्रम कराने के लिए, वो अपनी गाड़ियां जो हैं वो इसी सड़क पर पार करते हैं। लेकिन कल जैसे ही यहाँ पर बारिश हुई, उसके बाद जो एक बाढ़ जो है वो यहाँ पर आ गई पीछे से, और उसके बाद जितनी भी गाड़ियां यहाँ पर सड़क पर मौजूद थी, उन सभी गाड़ियों को जो बाढ़ अपने साथ बहा करके ले आई, और ये गंगा नदी की धारा में तक जो है वो उस तेज बहाव ने गाड़ियों को ला दिया, और इसके बाद जो गंगा नदी का बहाव है उससे जो है गाड़ियां आगे की ओर चली गई। और आपको अभी भी एक गाड़ी जो है वो यहाँ पर मेरे कैमरा पर्सन सुनील कुमार आपको उस गाड़ी की तस्वीर दिखाएंगे कि एक गाड़ी जो है वो अभी भी यहाँ पर फंसी हुई है, और एसडीआरएफ ने जो है वो देर रात तक कल यहाँ पर ऑपरेशन चलाया, और जिसके बाद
बाद 2 गाड़ियां जो है वो यहाँ से निकाली जा चुकी हैं पानी से, लेकिन अभी भी एक गाड़ी वहां पर फंसी हुई है और बाकी की जो 5 गाड़ियां थी वो गंगा नदी में, चूंकि बहाव तेज था बारिश की वजह से, इस वजह से जो है वो बाकी की गाड़ियां आगे हर की पैड़ी में और कुछ गाड़ियां जो है वो डाम कोठी तक जाकर के जो है वो फंसी हुई थी कल रात को। तो एक तेज बहाव जो है वो यहाँ पर कल देखने को मिला, जिसकी वजह से जो सूखी नदी में जहाँ पर अमूमन जो है वो पानी नहीं होता है, लेकिन कल जो है वो दोपहर बाद जिस तरीके की तेज बारिश जो है वो यहाँ पर देखने को मिली थी, जिसके बाद अचानक से तेज बाढ़ जो है वो यहाँ पर आ गई और इसके बाद अचानक से जो है वो इसने जो यहाँ पर सड़क पर जो गाड़ियाँ खड़ी थी उनको जो है वो अपने साथ बहाव में बहा करके ले गई। हमारे साथ कुछ चश्मदीद हैं जो कि जब ये बाढ़ आई थी उस वक्त यहाँ वो यहीं पर मौजूद थे। क्या नाम है आपका और क्या देखा कल आप? आंसू नाम है सर मेरा। अच्छा, कल क्या देखा? एकदम सर अचानक से बाढ़ आई है। बारिश पड़ी है आधे घंटे की बारिश में ही एकदम पानी आया। इकट्ठा पानी इतना आया कि 6 गाड़ी एक साथ बह गई। 6 एक साथ भाई, फिर 2 बाद में भई है 8 गाड़ी गई। टोटल 8 गाड़ी हमारे सामने नजरों के सामने भाई है। एक बस खड़ी थी, बस बच गई। 8 गाड़ियाँ चली गई और कुछ जानवर थे, जानवर बह गए कुछ। अच्छा, जानवर भी बह गए। हाँ, ये सड़क जो दिख रही है आपको, ये मुख्य सड़क है और अच्छा ये इसी को सूखी नदी कहते हैं? ये सूखी नदी है। अच्छा, ये नदी थी और इसके बाद इस पे सड़क बना दी? हाँ, अभी सड़क बना दी गई है कि घाट वालों के लिए ना, घाट पे पैदल वालों के लिए बनाई गई है। अच्छा, तो ये हर साल होता रहता है इस तरह की घटना या इस बार पहली बार हुई है? हर साल होता है, ऐसा नहीं होता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना ज़्यादा पानी आ गया। पानी इतना ज़्यादा है और रफ्तार ऐसी ही आपदा बनकर आती है। अगर आप भी पहाड़ों में हैं या फिर वहीं रहते हैं या वहाँ गए हैं तो थोड़ी सावधानी ज़रूर बरतिए। पानी है तो हीरो बन के आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, सावधानी के साथ तब आगे की ओर निकलिए। और आपसे जुड़ी एक बड़ी खबर जानिए। नीट परीक्षा पेपर लीक पर सीबीआई का एक्शन जारी है। सीबीआई की टीम फिर पटना बेऊर जेल पहुंची है। 13 आरोपियों से पूछताछ कर रही है ये टीम। कल मिले इनपुट के आधार पर पूछताछ लगातार चल रही है। जिस हिसाब से सीबीआई पूछताछ कर रही है, ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही कोई बड़े राज, बड़े खुलासे होने वाले हैं। 13 आरोपियों से टीम पूछताछ कर रही है क्योंकि ये जो नीट पेपर लीक हुआ था उसका एक बड़ा सेंटर पटना में भी था और वहां पर बेऊर जेल में टीम पहुंचकर पूछताछ कर रही है ताकि और भी जानकारी निकलकर सामने आ सके, देश के सामने सच सामने आए। तो देखिए, 17 साल बाद दूसरी बार टीम इंडिया ने T20 का खिताब अपने नाम किया है। फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम को 7 रन से हराकर टीम इंडिया ने T20 का खिताब जीत लिया। जश्न की ये तस्वीरें सुनहरे इतिहास में दर्ज हो गईं। 13 साल बाद भारत आईसीसी के किसी भी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में चैंपियन बना। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराया। मैच की शुरुआत में भारत का टॉप ऑर्डर फेल हुआ तो कमान विराट कोहली ने संभाली। विराट कोहली ने 59 गेंदों में 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 76 रन बनाए और टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। विराट कोहली के साथ दूसरे छोर पर अक्षर पटेल ने 31 गेंदों में 1 चौके और 4 छक्कों की मदद से 47 रन जड़े। भारत ने 20 ओवर में साउथ अफ्रीका के सामने 177 रन का टारगेट रखा। स्कोर का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम 20 ओवर में 169 रन ही बना पाई और भारत ने 2007 के बाद दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया। तो देखिए, T20 की ट्रॉफी जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम के खिलाड़ियों से फोन पर बात की है। इसी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी टीम को बधाई दी। वहीं राहुल गांधी ने भी इस जीत के लिए भारतीय टीम को बधाई दी है। पीएम मोदी ने फोन कर T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले खिलाड़ियों से बात की। पीएम ने रोहित शर्मा को उनकी शानदार कप्तानी के लिए बधाई दी। पीएम मोदी ने फाइनल में विराट कोहली की शानदार पारी के लिए उनकी सराहना की। पीएम ने शानदार योगदान के लिए टीम के कोच राहुल द्रविड़ का भी आभार जताया। इससे पहले टीम की जीत के तुरंत बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टीम को बधाई दी थी। टीम इंडिया को इस भव्य विजय के लिए सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। 140 करोड़ देशवासी आपके इस शानदार प्रदर्शन के लिए गर्व अनुभव कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी फोन पर टीम के खिलाड़ियों से बात की और उन्हें जीत की बधाई दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने पोस्ट में कहा कि
17 साल बाद फिर T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को ढेर सारी बधाइयां। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में टीम इंडिया को बधाई दी और टीम के शानदार प्रदर्शन की तारीफ की। तो T20 का फाइनल मुकाबला जीतने के बाद आधी रात से ही पूरे देश भर में जश्न का माहौल देखा गया। आधी रात को ही लोग सड़कों पर उतर आए और जश्न मनाते हुए नजर आए। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जीत के साथ ही देश में जश्न शुरू हो गया। जैसे ही टीम इंडिया ने मैच जीता, लोग सड़क पर जश्न मनाने के लिए उतर आए। मुंबई में लोगों ने सड़क पर उतरकर अपनी खुशी का इजहार किया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, इंडिया जीत गई है। विराट कोहली ने आज अपनी क्लास दिखा दी। जश्न मनाने में दिल्ली भी पीछे नहीं रही। दूसरी बार वर्ल्ड कप जीतने की खुशी का जश्न दिल्ली वालों ने भी जमकर मनाया। कोलकाता में भी टीम इंडिया की जीत का जोरदार जश्न मनाया गया। यहाँ क्रिकेट को लेकर लोगों की दीवानगी सड़क पर दिखाई दी। भोपाल में भी जीत का जश्न मनाने आधी रात को लोग सड़क पर उतर आए। ढोल की थाप और देशभक्ति के गानों पर लोग झूमते गाते दिखाई दिए। इंदौर में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने लोगों के साथ मिलकर जीत का जश्न मनाया, तो वहीं वाराणसी में भी जीत का खुमार छाया हुआ है। तो देखिए, T20 का मुकाबला जीतने के बाद प्लेयर ऑफ द फाइनल यानी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खिताबी जीत के बाद देश जश्न में डूबा था, लेकिन उसी वक्त विराट कोहली ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। फाइनल के हीरो रहे विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। विराट कोहली ने कहा, ये मेरा आखिरी T20 मुकाबला था। ये वही था जो हम हासिल करना चाहते थे। एक दिन आपको लगता है कि आप रन नहीं बना सकते और ऐसा हो जाता है। बस मौका था, अब या कभी जैसी स्थिति। ये भारत के लिए मेरा आखिरी T20 था। हम उस कप को उठाना चाहते थे। बहुत अच्छे नोट पे उन्होंने छोड़ा है। देखिए, आप वर्ल्ड कप जीते हैं, आप उस फाइनल के मैन ऑफ द मैच हैं, इससे ज़्यादा आप हाई और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रोहित शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये उनका आखिरी इंटरनेशनल T20 मैच था और इस फॉर्मेट को अलविदा कहने का इससे अच्छा पल और नहीं हो सकता। I thought it is the perfect situation for me and nothing better than winning the cup and saying goodbye. तो देखिए, फाइनल मुकाबला जीतने के बाद टीम इंडिया को पूरे देश भर से बधाई मिल रही है। वहीं रोहित शर्मा के जो कोच है दिनेश लाड, उनकी तरफ से भी बधाई दी गई और ये कहा गया कि ये उनके शिष्य की तरफ से सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाली टीम इंडिया के कोच रहे राहुल द्रविड़ ने कहा कि ये क्षण उनके जीवन के सबसे बेहतरीन पल में शामिल है। I was lucky to be given the opportunity to coach a team and I was lucky that this bunch of boys made it possible for me to be able to win this trophy and it's a great nice feeling but doesn't feel. कप्तान रोहित शर्मा के कोच रहे दिनेश लाड ने कहा कि ये उनके शिष्य की ओर से उन्हें दी गई सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। बहुत ही गर्व लग रहा है क्योंकि जिस बच्चे को मैंने 12 साल का तभी देखा था, आज उसके हाथ में वर्ल्ड कप दिख रहा है। एज एन कैप्टन उसके हाथ में वर्ल्ड कप दिख, बहुत ही खुशी हुई। आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी में आज बन गया, ऐसा मुझे लग रहा है। सूर्य कुमार यादव के कोच अशोक असवलकर ने टीम इंडिया को जीत के लिए बधाई दी। कि वो कैच नहीं, वर्ल्ड कप हमारे हाथ में आ गया और पूरा टीम का ही एफर्ट था, लेकिन वो कैच ने हमारे लिए वर्ल्ड कप लेके आया और उससे बड़ा मोमेंट किसी के लिए भी नहीं है और सूर्या के लिए तो खास मोमेंट रहेगा। तो देखिए, विराट कोहली की T20 फॉर्मेट से संन्यास के ऐलान के बाद जो उनके फैंस हैं वो थोड़े से नाखुश जरूर है, मायूस जरूर है, लेकिन दूसरी तरफ पश्चिम बिहार के लोगों ने एबीपी न्यूज से विराट कोहली के बचपन के किस्से शेयर किए हैं। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारत में जश्न का माहौल और तस्वीरें जो है बहुत खूबसूरत देश भर से आ रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं विराट कोहली की उस सोसाइटी में जहां पर विराट कोहली रहा करते थे अब से कुछ साल पहले। हालांकि अभी उनका परिवार जो है यहां से शिफ्ट हो गया, लेकिन ये सब लोग जो हैं ये उनके पुराने पड़ोसी हैं। और कल का मैच देखने के बाद क्या रिएक्शन है इन सब लोगों के, एक एक करके बात करते हैं। बार बार लगता था कि शायद मैच अपने हाथ में नहीं है, लेकिन फिर एक बार कम बैक हुआ तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। आप लोगों को क्या इंटरेस्टिंग लगा? हर बॉल पे जो एक्साइटमेंट थी वो डिफरेंट थी।
जितनी डिफरेंट थी, अभी इधर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हार्ट बीट इतनी ज्यादा बड़ी होती कि बीपी की गोली खानी पड़ी। कल जब ट्रॉफी उठाते हुए देखा अपने फेवरेट प्लेयर्स को, टीम इंडिया को, तो कैसा जोश, कैसा जज्बा, कितना बहुत ही गर्व महसूस हुआ। हम बहुत ही समय से इंतजार कर रहे थे कि हमारी शर्ट पे ये 3 सितारे हैं और चौथा कब लगेगा, तो ये आज चौथा सितारा भी हमारा यहाँ पे लग चुका है। हमारा चौथा सितारा हमारी इंडिया की टी शर्ट पे अब लग चुका है और अब सबकी टी शर्टें अपडेट होने वाली है। तो देखिए, रोहित शर्मा और विराट कोहली के संन्यास के ऐलान ने जो लोग हैं, जो फैंस हैं, उन्हें थोड़ा सा मायूस जरूर किया है, लेकिन लोगों को ये उम्मीद है कि जो इंडिया का प्रदर्शन है वो इसी तरीके से जारी रहेगा और साथ ही साथ फाइनल में जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव का परफॉर्मेंस रहा, जसप्रीत बुमराह का परफॉर्मेंस रहा, उसे लेकर जो लोग हैं वो काफी खुश नजर आए। 17 साल के बाद वो लम्हा जिसका इंतजार हर भारतीय कर रहा था, भारत के हाथों में 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। ये वो पल था जिसका इंतजार ना जाने कितने वक्त से, कितने नम आंखों के साथ सब कर रहे थे, जिसके बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अपना रिटायरमेंट भी T20 से दे दिया, जिसके बाद और लोगों के अंदर खुशी भी है, गम भी है, क्योंकि ये रोहित और विराट दोनों का आखिरी T20 था। खैर, ट्रॉफी हमारे पास है, ट्रॉफी भारत के पास है। साउथ अफ्रीका के विरुद्ध ये मैच था वेस्ट इंडीज में, जिसमें भारत ने अपनी जीत दर्ज की है। हार्दिक पांड्या की बॉलिंग को लेकर क्या कहेंगे? मैम बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग की है, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की और मैम सूर्य कुमार यादव ने बहुत अच्छी कैच ली है। कौन सा कैच? मैम डेविड मिलर का। सबसे अच्छा क्या रहा? मैम सबसे अच्छा जो विराट कोहली की बैटिंग थी मैम, वो मुझे सबसे अच्छी लगी। अच्छा, आपको विराट की बैटिंग अच्छी लगी। सूर्य कुमार की कैच, हार्दिक की बॉलिंग? यस मैम, हार्दिक की बॉलिंग बहुत अच्छी है। मैम सूर्य कुमार का कैच ही बहुत अच्छा था, बाउंड्री से निकल कर वापस कैच कर। तो तीसरी बार सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रेडियो पर अपने मन की बात की और साथ ही साथ देशवासियों से अपनी मां के नाम एक पेड़ लगाने की भी अपील की है। चुनाव में जीत के बाद आज पहली बार पीएम मोदी ने रेडियो पर मन की बात की। प्रोग्राम की शुरुआत में पीएम ने कहा कि 4 महीने बाद आज फिर परिवारजनों के बीच हूँ। पीएम मोदी ने मन की बात के 111वें एपिसोड में विश्व पर्यावरण दिवस पर शुरू किए गए विशेष अभियान का जिक्र किया और लोगों से एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील की। विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम है एक पेड़ मां के नाम। मैंने भी एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाया है। पिछले 1 दशक में भारत में सबके प्रयास से वन क्षेत्र का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। अमृत महोत्सव के दौरान देश भर में 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवर भी बनाए गए हैं। अब हमें ऐसे ही मां के नाम पर पेड़ लगाने के अभियान को गति देनी है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को हूल दिवस की बधाई भी दी है। इसी के साथ साथ पेरिस ओलंपिक में जो खिलाड़ी भाग ले रहे हैं उन्हें भी बधाई दी और साथ ही साथ देशवासियों से इन खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने को कहा है। 30 जून को आदिवासी समाज हूल दिवस मनाता है। पीएम ने लोगों को हूल दिवस की बधाई दी। आज 30 जून का यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन को हमारे आदिवासी भाई बहन हूल दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन वीर सिद्धो कान्हू के अदम्य साहस से जुड़ा है, जिन्होंने विदेशी शासकों के अत्याचार का पुरजोर विरोध किया था। पीएम ने पेरिस ओलंपिक में शामिल हो रहे भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी। पीएम ने लोगों से खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने की भी अपील की। अगले महीने इस समय तक पेरिस ओलंपिक शुरू हो चुके होंगे। मैं भारतीय दल को ओलंपिक खेलों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सबके मन में टोक्यो ओलंपिक की यादें अब भी ताजा हैं। हमारे एथलीट्स पेरिस ओलंपिक की तैयारियों में जी जान से जुटे हुए थे। तो देखिए, मानसून की पहली बारिश के चलते देश के कई इलाकों में इस वक्त बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। पहाड़ों में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते उत्तराखंड में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। गंगा में ताश की तरह गाड़ियां बह रही हैं। सड़क पर रफ्तार भरने वाली भारी भरकम गाड़ियां पानी में बह गई। ये तस्वीरें हरिद्वार से आई है। पहाड़ पर हुई बारिश के बाद हरिद्वार में गंगा का रौद्र रूप दिख रहा है।
पहाड़ पर बादल बरसे तो गंगा का जलस्तर बढ़ गया। इसका असर मैदानी इलाकों में दिखा। हरिद्वार के कोतवाल इलाके में शमशान घाट के पास खड़ी गाड़ियां गंगा में बह गई। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि इससे पहले कोई संभलता गाड़ियां पानी में तैरने लगी। कल अचानक से तेज आई बाढ़ ने जो है वो कहीं ना कहीं लोगों की मशक्कत और मुश्किलें जो हैं वो ज़रूर बढ़ा दी हैं और फिलहाल अभी भी गंगा जो है वो अपने उफान पर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। भारी बारिश के बाद हरिद्वार के बेल इलाके में के सुरेश्वरी देवी मंदिर के पास बरसाती नदी उफानने लगी। नदी में उफान के कारण सुरेश्वरी देवी मंदिर में दर्शन करने गए श्रद्धालु फंस गए। इन श्रद्धालुओं को पुलिस ने भारी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तराखंड में अगले कुछ दिन भारी बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने 5 जुलाई तक उत्तराखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। तो देखिए, लगातार हो रही बारिश के चलते देश के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है और इसके चलते जो लगातार जो लोग हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं। बारिश के बाद राजकोट की सड़कों पर पानी भर गया। सड़क पर पानी भरने से लोगों को खासा परेशानी हुई। सौराष्ट्र का सबसे बड़ा शहर राजकोट में पानी के निकाल की जो नगर पालिका है, महानगर पालिका है, उसने निकाल की कोई व्यवस्था न होने के कारण अभी लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। गुजरात से वलसाड में भी लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण वलसाड के कई इलाके पानी पानी हो गए। गुजरात के द्वारका में भी भारी बारिश हो रही है। बारिश के बाद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया और गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए हापुड़ में प्रशासन एक्टिव है। बारिश के बाद मुरादाबाद के कई इलाकों में पानी भर गया। लोग नाव के सहारे एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए दिखाई दिए। बारिश के बाद मथुरा में सड़कों पर पानी भर गया। सड़कों पर पानी भरने से भारी जाम लगा। इससे लोगों को परेशानी हुई। इधर असम के डिब्रूगढ़ में भी लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है। यहाँ बारिश का पानी सीआरपीएफ कैंप में घुस गया। भारी बारिश के बाद बिहार के नवादा के ककोलत जलप्रपात में पानी का लेवल बढ़ गया। कुंड में पहाड़ के ऊपर से तेज रफ्तार से पानी गिरना शुरू हो गया। तो देखिए, मौसम विभाग ने अगले 5 दिन देश के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है। चेतावनी इसके लिए जारी की है। इसके साथ ही उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले 5 दिन भारी पड़ सकते हैं। अभी बारिश की शुरुआत हुई है, लेकिन कई राज्यों में हालात बिगड़ने लगे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन उत्तर भारत में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 3 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अलग अलग जगहों पर बारिश हो सकती है। नॉर्थ इंडिया में अभी बारिश धीरे धीरे बढ़ने की संभावना है। इसके साथ आपका अति भारी वर्षा का भी रिपोर्ट आ रहा है और आगे भी होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सभी राज्यों में ऑरेंज अलर्ट के साथ अति भारी वर्षा का फोरकास्ट जारी किए हैं। साथ ही साथ ईस्ट राजस्थान में भी अति भारी वर्षा यानी 20 सेंटीमीटर तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून पूर्वी उत्तर प्रदेश के शेष हिस्सों में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। इससे अगले 2 से 3 दिन में पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब के अधिकांश हिस्सों में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। तो देखिए, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच शरद पवार ने सीएम पद को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। शरद पवार ने कहा है कि सामूहिक नेतृत्व ही एमवीए का सीएम चेहरा है। महाराष्ट्र में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद महाअघाड़ी के नेता विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। एमवीए में अभी से सीएम के चेहरे को लेकर चर्चा हो रही है। उद्धव गुट के नेता पिछले फॉर्मूले के मुताबिक उद्धव ठाकरे को सीएम का चेहरा बता रहे हैं। वहीं शरद पवार ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में गठबंधन ही सामूहिक चेहरा होना चाहिए। उद्धव ठाकरे के चेहरे पर महाविकास आघाड़ी ने लोकसभा में वोट मांगे और लोगों ने वोट दिए है ना। चेहरे पे तो वोट मिलता ही है। महाविकास आघाड़ी की जल्दी बैठक हो जाएगी। हम तीनों एक साथ बैठेंगे। कोई भी चेहरा ले लो आप, जिसके ऊपर लोग अपना वोट देंगे। संजय राउत ने कहा था कि उद्धव ठाकरे ने बतौर सीएम बेहद लोकप्रिय थे, लिहाजा गठबंधन को चाहिए कि वो उद्धव को ही सीएम पद का चेहरा घोषित करे। शरद पवार की पार्टी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि चुनाव में किसी भी नेता को सीएम का चेहरा नहीं घोषित किया जाना चाहिए। सीएम के चेहरे पर मतभेद के बीच शरद पवार ने महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन का दायरा बढ़ाने की भी बात कही है। पवार ने लेफ्ट और बीजेपी विरोधी दूसरी पार्टियों से भी एमवीए में शामिल होने को कहा है। तो देखिए, बिहार में 11 दिन में 5 पुल गिर चुके हैं और इन हादसों के बीच में जो नीतीश सरकार है वो विपक्ष के निशाने पर है। और इस बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का कहना है कि इन हादसों के पीछे साजिश हो सकती है।
बिहार में 11 दिन में 5 पुल ध्वस्त हो चुके हैं। करोड़ों की लागत से बने इन पुलों को गिराने से बिहार की सियासत में सवाल उठ रहे हैं। लगातार हो रहे इन हादसों के पीछे अब साजिश की आशंका जताई जा रही है। गया पहुंचे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि आखिर 11 दिन में कैसे 5 पुल ध्वस्त हो गए। मांझी ने कहा कि सूबे में 1 महीने पहले सब कुछ ठीक था, फिर चंद दिनों से ही ये हादसे क्यों हो रहे हैं। मांझी ने इन हादसों के पीछे साजिश की आशंका जताते हुए जांच की मांग की है। आज से 15 दिन पहले या 1 महीना पहले पुल क्यों नहीं गिरा था या अभी क्यों गिर रहा है? इसमें कहीं न कहीं हमको लग रहा है कि कोई साजिश तो नहीं है कि जानबूझकर के लोग सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की बात करते हैं। अब 2 महीना पहले ऐसा पुल गिरने का लगातार आपने उदाहरण देखा था। एक आध पुल कभी गिरा था, ऊपर कार्रवाई हो रही थी, लेकिन लगातार पुल गिर रहा है। बिहार में हो रहे इन हादसों को लेकर विपक्षी पार्टियां नीतीश सरकार को घेर रही है। विपक्ष निर्माण में करप्शन का आरोप लगाकर नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। अब जीतन राम मांझी ने साजिश की आशंका जताकर इस मामले को नया ट्विस्ट दे दिया है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने चाचा पशुपति पारस से किसी भी समझौते को लेकर साफ इनकार कर दिया है। लोकसभा चुनाव में अपने कोटे की सभी 5 सीटें जीतने वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान का पटना में जोरदार स्वागत हुआ। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे चिराग पासवान ने पहले पार्टी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। फिर चिराग ने कहा कि जिन लोगों ने पार्टी से गद्दारी की थी उनसे कोई समझौता नहीं होगा। कई लोगों को अपने ऊपर घमंड था। जब उन लोगों ने पार्टी के 5 सांसदों को तोड़ने का काम किया तब भी उनको घमंड था कि उनको कोई नहीं हरा सकता। आज उनके 0 सांसद हैं और हमारे 5 के 5 सांसद। पशुपति पारस के नेतृत्व में 2021 में एलजेपी के 5 सांसदों ने बगावत की थी। तब पार्टी 2 गुटों में बंट गई थी। पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री बने थे, लेकिन 2024 चुनाव में एनडीए में शामिल पशुपति पारस को कोई सीट नहीं मिली थी। चिराग पासवान के नेतृत्व वाली एलजेपी को सीट शेयरिंग में 5 सीटें मिली और पार्टी ने सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज की। तो देखिए, नीट पेपर लीक को लेकर सीबीआई का एक्शन लगातार जारी है। गुजरात से लेकर झारखंड तक पेपर लीक के जितने भी संदिग्ध हैं, सीबीआई उनके खिलाफ एक्शन कर रही है। नीट पेपर लीक के संदिग्धों की तलाश में सीबीआई की टीम ने गुजरात के आनंद खेड़ा, अहमदाबाद और गोधरा में संदिग्धों के ठिकानों पर छापेमारी की। सबूत की तलाश में सीबीआई की टीम गोधरा के जय जलाराम स्कूल भी पहुंची। स्कूल के प्रिंसिपल पुरुषोत्तम शर्मा, शिक्षक तुषार भट्ट और बिचौलिया विभोर आनंद और आरिफ बोरा को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। सीबीआई को शक है कि इन आरोपियों के तार दूसरे राज्यों में सक्रिय नीट पेपर लीक गैंग से जुड़े हुए थे। इसी बीच सीबीआई की टीम ने झारखंड में पत्रकार जमालुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार किया है। जमालुद्दीन पर पेपर लीक में गिरफ्तार ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक और वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम की मदद करने का आरोप है। नीट परीक्षा में धांधली के मामले में सीबीआई ने 6 एफआईआर दर्ज की है। बिहार में दर्ज एफआईआर पेपर लीक से जुड़ी है, जबकि गुजरात और राजस्थान में दर्ज एफआईआर परीक्षा में धांधली से जुड़ी है। सीबीआई गुजरात, राजस्थान, बिहार, दिल्ली और झारखंड में नीट पेपर लीक से जुड़े मामलों की जांच कर रही है। तो देखिए, नीट पेपर लीक केस की जांच और इस मुद्दे पर संसद में बहस को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती है। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में विपक्ष लगातार नीट पर चर्चा की मांग कर रहा है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में इस मुद्दे पर विपक्ष हंगामा कर चुका है। विपक्षी नेता कह रहे हैं कि ये मुद्दा देश के लाखों छात्रों से जुड़ा हुआ है, लिहाजा इस मुद्दे पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। हमारे नेता ने बात उठानी चाहिए हमारे बच्चों के भविष्य की। नीट एग्जाम, दुख की बात है कि नेता प्रतिपक्ष को वेल में आना पड़ा मजबूरन। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नीट पर विपक्ष के हंगामे को लेकर सत्ता पक्ष सवाल उठा रहा है। केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ इस मुद्दे को लेकर भ्रम फैला रही है। कांग्रेस पार्टी के मूल उद्देश्य नहीं है विद्यार्थियों के हित साधित हो, उनको अपना राजनीतिक रोटी सेकनी है। शुक्रवार को विपक्ष के हंगामे के बाद दोनों ही सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। विपक्ष लगातार नीट पर चर्चा और पेपर रद्द करने की मांग कर रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि मामले की जांच चल